Hello everyone, how are you? I think you are fit and fine and ready to learn something new. Okay? तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक मटेरियल की के साथ सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल कैसे खोज हुई। मेंडल ने बहुत सारा काम किया जेनेटिक्स में, उनके काम को हम अप्रिशिएट करते हैं। उसी के साथ साथ उसी टाइम फ्रेडरिक मिस्चर ने कुछ काम किया और न्यूक्लिन को सर्च किया। काम आगे बढ़ता रहा, कोसल का काम आया, तमाम सारे बायोलॉजिस्ट मॉर्गन ने काम किया। लेकिन बात अपनी जीव की त्यों पड़ी रही एक कौन सी बात कि इनफैक्ट व्हाट इज दैट जेनेटिक मटेरियल, इन रियल वास्तव में आनुवंशिक पदार्थ है क्या, ये कंफ्यूजन बना था। और ऑलमोस्ट न्यूक्लिन की खोज के बाद 1869 में मिस्चर ने कर लिया था, लेकिन टिल द 1944 तक ये बात अभी भी डाउट में थी कि वास्तव में जेनेटिक मटेरियल है क्या। बेसिकली दो बायोमॉलिक्यूल्स की बात होती रही, प्रोटीन की बात हुई और न्यूक्लिक एसिड की बात हुई। न्यूक्लिक एसिड में भी डीएनए और आरएनए दो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, तो फिर तीन कंपटीटर हो गए कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है या कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो ये जेनेटिक मटेरियल का मसला फाइनली 1944 में जाकर सॉल्व हुआ, जब एवेरी और उनके कोवर्कर्स ने ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल पर काम किया। लेकिन इनफैक्ट 1928 में ही 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफ्थ, एक बायोलॉजिस्ट हुए, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ, जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया और इन्होंने फाउंडेशन रख दी, नींव रख दी ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल की। ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल की बात इन्होंने की, बहुत सारी चीजें इन्होंने एक्सप्लेन की, लेकिन हिंदी में अगर कहा जाए तो रूपांतरीय सिद्धांत, कुछ बदलाव कैसे होते हैं जीवों में और उन जीवों में जो बदलाव होता है उसको प्रभावित कौन करता है, हाउ दैट ऑर्गेनिज्म हैव गॉट द चेंजेस, इसकी बात इन्होंने की फ्रेडरिक मिस्चर ने। और ये प्रूफ किया कि एक जेनेटिक मटेरियल है। एट लास्ट ये कंक्लूजन नहीं दे पाए, कुछ बातें अभी हम आगे बात करते हैं। और उस मामले में ओसवाल्ड, एवेरी और उनके कोवर्कर्स का कंट्रीब्यूशन फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचा। तो पहले हम बात करते हैं फ्रेडरिक ग्रिफ्थ की कि व्हाट्स द फ्रेडरिक ग्रिफ्थ का ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल क्या कहता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कराने के लिए इन्होंने एक बैक्टीरिया सेलेक्ट किया, उस स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। और इस स्ट्रेप्टोकोकस में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया को सेलेक्ट किया, ये फाइंड आउट किया। और इस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया जो कि निमोनिया का कॉजिंग एजेंट है, जिसकी वजह से निमोनिया
नाम की बीमारी होती है, वो ऑर्गेनिज्म इन्होंने निमोनिया, यू आर फैमिलियर अबाउट, आई थिंक कॉमन कफ कोल्ड के सिम्टम्स होते हैं। तो इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम के एक बैक्टीरिया को सेलेक्ट किया और इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया के जब डिटेल स्टडी इन्होंने शुरू की तो उन्होंने पाया कि देयर आर द 2 स्ट्रेन्स ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। 2 स्ट्रेन्स इसकी होती हैं और उनका नाम उन्होंने दिया एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन, 2 स्ट्रेन्स इसके इन्होंने फाइंड आउट किए और उनको कल्टीवेट कराया लेबोरेटरी में। तो उन्होंने फीचर क्या पाया कि आर एस स्ट्रेन बैक्टीरिया दीज आर द स्मूथ बैक्टीरिया होते हैं। स्मूथ इनकी सेल वॉल होती है, इनकी सेल वॉल जो है वो स्मूथ है, जबकि इसकी सेल वॉल रफ है और इसी के ग्राउंड पर इनका नॉमेनक्लेचर कर दिया एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। इस स्मूथ सेल वॉल की प्रॉपर्टी कैसे आई? ड्यू टू द थिक लेयर ऑफ पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड की कोटिंग की वजह से ये इसकी सेल वॉल थिक रही और स्मूथ है, जबकि यहां पर ये पॉलीसैकेराइड आर स्ट्रेन में नहीं पाया जाता। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन के को डिफरेंशिएट किया, वो प्रॉपर्टी क्या थी कि एस स्ट्रेन आर द वायरुलेंट, दीज आर द वायरुलेंट। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट रहा। These are the virulent and these are the non-virulent. Virulent और non-virulent का सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ कि virulent are those type of the bacteria which can cause the disease. सिंपल सी बात है कि जो निमोनिया होता है, निमोनिया के कॉजिंग एजेंट ये एस स्ट्रेन वाले नहीं, ये हुए एस स्ट्रेन। They are capable to cause the disease of pneumonia. एस स्ट्रेन की वजह से निमोनिया डिजीज। ओके, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को इन्होंने लिया और इसके साथ जो इनका एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म था वो था चूहा, माइस। अब इस माइस के साथ इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो 4 स्टेज में, 4 स्टेजेज में एक्सपेरिमेंट्स को इन्होंने कंप्लीट कराया। ये 4 स्टेजेस क्या थे कि फर्स्ट स्टेज में, पहले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक माइस लिया, चूहा लिया और इस चूहे में इंजेक्ट कराया, इंजेक्ट करा दिया क्या, तो एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को इंजेक्ट कराया। अब इस एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को इंजेक्ट कराया माइस के अंदर, तो रिजल्ट क्या मिला कि माइस जो था, चूहा जो था वो डेड कर गया, मर गया, उसकी डेथ हो गई। तो ये कंक्लूजन निकला कि अगर चूहे में एस स्ट्रेन इंजेक्ट हो रहा है तो उसकी वजह से इसको क्या होगा, निमोनिया हो गया, दैट हैड गॉट इन्फेक्शन। इसको इन्फेक्शन हुआ चूहे को और इस इन्फेक्शन की वजह से, इन्फेक्शन किसका हुआ, तो निमोनिया का इन्फेक्शन हो गया और निमोनिया के इन्फेक्शन की वजह से वो चूहा मर गया। सेकेंड स्टेज में ऑर्गेनिज्म वही था, माइस, और उसकी बॉडी में इन्होंने आर स्ट्रेन को इंजेक्ट कराया।
आर स्ट्रेन इंजेक्ट हुआ, लेकिन रिजल्ट यहां पर आकर डिफरेंट हो गया, माइस लाइफ बच गया। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आर स्ट्रेन जो वायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लिया, दैट एस स्ट्रेन दैट इज द वायरुलेंट। ये वायरुलेंट है, घातक है, जिसकी वजह से बीमारी हो जा रही है और चूहा मर जा रहा है। दूसरे स्टेप में जब आर स्ट्रेन इंजेक्ट कराया गया तो ये कंफर्म हुआ कि दैट इज द नॉन वायरुलेंट, ये वायरुलेंट नहीं है, इसकी वजह से बीमारी नहीं हो रही है। थर्ड स्टेप में जब वो एक्सपेरिमेंट कराया तो थर्ड स्टेप में क्या किया कि माइस की बॉडी में हीट किल्ड गरम करके हीट किल्ड एस स्ट्रेन को इंजेक्ट कराया। बी केयरफुल अबाउट दिस पॉइंट, यहां पर ध्यान देना होगा। कैसा था वो? एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया कैसे थे? तो वो गरम करके मारे जा चुके थे, हीट किल्ड बैक्टीरिया थे। स्ट्रेन कौन सा है? एस स्ट्रेन। बट रिजल्ट क्या आया कि माइस और अगेन लाइव, ये जिंदा बच गए। जिंदा बच गए तो फिर आखिर क्यों जिंदा बच गए? बात, एक क्वेश्चन अराइज। तो इनके जिंदा रहने की वजह क्या थी? ये बताया उन्होंने कि जो स्ट्रेन, वायरुलेंट स्ट्रेन था बैक्टीरिया का, वो मरा हुआ था। इसकी वजह से वो चूहे के अंदर जाकर कोई इंफेक्शन काज नहीं कर पाया। फोर्थ स्टेज में उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में और थोड़ा सा चेंज लाया। माइस के साथ ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ इन्होंने लाइव आर स्ट्रेन को मिक्स करके, ध्यान देना, हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस लाइव आर स्ट्रेन, यहां ये दोनों लाइव है, लाइव आर स्ट्रेन को इंजेक्ट कराया और जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ लाइव आर स्ट्रेन को इंजेक्ट कराया गया तो रिजल्ट डिफरेंट हुआ। रिजल्ट क्या मिला कि माइस दैट अगेन बिकम डेड, चूहा मर गया, चूहे की मौत हो गई। अब इस 4 स्टेप के बाद उन्होंने ये बताया कि कहीं से कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कुछ बदल रहा है, कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। दैट्स कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। कुछ बदलाव हुआ। क्या बदलाव हुआ कि जब ये एस स्ट्रेन हीट किल गरम किया गया और मार दिया गया, उसके बावजूद भी जब आर स्ट्रेन के साथ मिक्स कराया गया, आर स्ट्रेन के साथ इंट्रोड्यूस कराया गया, तो इस आर स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ट्रांसफॉर्मिंग हुआ। ये आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन का बिहेवियर शो करने लगे। इसके में यही बात तो आती है कि
ये आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन की तरह बिहेव करने लगे और ये वायरुलेंट हो गए। जो नॉन वायरुलेंट थे वो वायरुलेंट की तरह बिहेव करने लगे। बात तो सही थी, बात ग्रिफ्ट साहब ने बिल्कुल परफेक्ट बताई, लेकिन 2 पॉइंट वो क्लियर नहीं कर पाए। पहला पॉइंट क्या था कि व्हाट्स द रोल ऑफ द माइस इन दिस प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग। इस ट्रांसफॉर्मिंग के प्रोसेस में चूहे का क्या रोल था, इस पॉइंट को क्लियर नहीं कर पाए। दूसरी बात, व्हाट इज दैट मटेरियल, कौन सा वो मटेरियल है जो कि इस ट्रांसफॉर्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ। ये दोनों बात ग्रिफ्ट साहब के एक्सपेरिमेंट में क्लियर नहीं हुआ। फिर बात वही हुई कि डाउट बने रहे, अपोजिट गोल वाले लोग इनकी बात को एक्सेप्ट करने से मना करते रहे। फिर आगे चलकर इसके साथ ही 1933 से, अब 1933 से लेकर 1944 तक, फ्रॉम द 1933 टू 1944 तक इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पर काम होता रहा। और वो काम करने वाले लोग जो थे वो ओसवाल्ड एवेरी, इनके साथ साथ कोलिन मैकलियोड और तीसरे जो थे, ये तीनों लोग मिलके मैककार्टी, स्पेलिंग ध्यान देना, MC कार्टी लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं मैकलिन कार्टी। हिंदी में अगर लिखा जाए नाम तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ओसवाल्ड एवेरी, कोलिन मैकलियोड और तीसरा जो नाम आता है मैककार्टी ये 3 लोगों ने काम किया इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पर। जो बात ग्रिफ्ट साहब ने कंप्लीट नहीं की, उस बात को इन लोगों ने पूरा किया। अब उसमें इन्होंने काम क्या किया कि एक बैक्टीरिया को लिया, दोनों वही बैक्टीरिया कौन था, बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को लेकर इन्होंने उस पर काम करना शुरू किया और उसमें इन्होंने एंजाइम्स का यूज किया। दोनों स्ट्रेन्स लिए, कौन स्ट्रेन, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। तो इस एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन में एक बात कंफर्म थी कि आर स्ट्रेन तो नॉन वायरुलेंट है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां थी, वायरुलेंट कौन था, तो एस स्ट्रेन वायरुलेंट।
ये घातक था, जिसकी वजह से बीमारी हो रही थी। और इसी एस स्ट्रेन की वजह से आर स्ट्रेन भी क्या हो जा रहा था, ये भी वायलेंट हो जा रहा था। तो जब ये आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन हीट किल्ड होने के बाद भी वायलेंट कर दे रहा था, तो क्या वजह है, कौन सा केमिकल रहा होगा कि जिसकी वजह से आर स्ट्रेन वायलेंट हो जाता है हीट किल्ड एस स्ट्रेन के इंट्रोडक्शन से। इस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि एंजाइम्स यूज किए, एंजाइम्स का यूज किया और उस एंजाइम में 3 प्रमुख एंजाइम थे। एक एंजाइम जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दे, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीन के लिए। दूसरा एंजाइम जो लिया वो आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए, और तीसरा एंजाइम जो यूज किया वो डीएनए को डाइजेस्ट करने के लिए लिया। ये 3 एंजाइम्स का यूज किया। अब इस एक्सपेरिमेंट में इन लोगों ने 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को लिया। इन तीनों में एस स्ट्रेन बैक्टीरिया यहां भी था, इसमें भी लिया और इसमें भी लिया। ठीक है, पहले ने क्या किया, ऐड किया प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज एंजाइम का क्या काम कर है, क्या फंक्शन है कि ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया, हम सब इसका नामकरण कर लेते हैं ए, बी और सी। ओके, तो यहां पर प्रोटीएज एंजाइम लिया और प्रोटीएज ने क्या किया कि प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया। यानी कि बेसिकली 3 ही बायोमॉलिक्यूल की बात थी। कौन कौन से, प्रोटीन, आरएनए और डीएनए। प्रोटीन, आरएनए और डीएनए। तो यहां पर प्रोटीन क्या हुआ कि डाइजेस्ट हो गया, ये डाइजेस्ट हो गया। दूसरे में इन्होंने लिया आरएनएज, आरएनएज। जब हम आरएनएज लिखते हैं तो इट मींस दैट इज द एंजाइम। ये क्या है, एंजाइम है। और आरएनए जब लिया तो इस ट्यूब में आरएनए डाइजेस्ट हो गया। तीसरे में जब डीएनए लिया गया, डीएनए ASE, डीएनए मीन्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू डाइजेस्ट द डीएनए, डीएनए को डाइजेस्ट करने के लिए इसमें डीएनए डाइजेस्ट हो गया। इट्स ओके। 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं और 3 टेस्ट ट्यूब में 3 अलग अलग एंजाइम यूज किए गए, प्रोटीएज, आरएनएज और डीएनएज। प्रोटीएज जब इंट्रोड्यूस किया गया तो प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, आरएनए यूज किया गया तो आरएनए डाइजेस्ट हो गया, और डीएनए यूज किया गया तो डीएनए डाइजेस्ट हो गया। अब इन तीनों टेस्ट ट्यूब्स के बैक्टीरिया को, कंटेंट्स को, जो भी केमिकल कंपोनेंट्स बचे इसमें, उसको इंट्रोड्यूस कराया गया एस स्ट्रेन के साथ अलग अलग। अब फिर इस एस स्ट्रेन वालों को इस आर स्ट्रेन के साथ, इस आर स्ट्रेन इसमें लिया गया। अब फिर ये अलग अलग स्टेट में ये एक्सपेरिमेंट हुआ। तो जब
सी को इंट्रोड्यूस कराया, सी के इंट्रोड्यूस प्लस इसमें हम सी करते हैं, सी को इंट्रोड्यूस कराया गया तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इसको जब ले आकर यहां इस आर स्ट्रेन के साथ इंट्रोड्यूस कराया गया तो इसमें कोई जेनेटिक चेंजेस नहीं आए, वो आर स्ट्रेन के आर स्ट्रेन ही रह गए। लेकिन जब ए और बी को इसके साथ मिक्स कराया गया तो इसमें चेंज पाया गया, इसमें चेंज आ गया, यानी कि इसमें ट्रांसफॉर्मिंग हुई, इसमें रूपांतरण हुआ। क्या हुआ कि ये आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गए, ये आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में बदल गए। तो ओस्वाल्ड एवेरी, कोलिन मैकलियोड और मैकलिन मैककॉर्टी के एक्सपेरिमेंट में ये प्रूफ किया 1944 में जाकर कि इनफैक्ट जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है, अब यहां एक दो टर्म याद कर लो, ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल एंड ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट। जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल या ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है, ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल या इसको कहो और ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट। ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल या ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट कौन हुआ? तो वो हुआ डीएनए, दैट इज द डीएनए। और यहां पर जाकर ये बात प्रूफ हुई कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ये पहली बार कंक्रीट क्रिस्टल कॉन्सेप्ट दिया एवेरी एंड इनके कोवर्कर्स ने कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। इसके बावजूद भी कॉन्ट्रडिक्शंस तो चलते रहते हैं। आगे और सारे एक्सपेरिमेंट्स, दो और इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स आएंगे ट्रांसफॉर्मिंग के रेफरेंस में। हर्से एंड चेस का एक्सपेरिमेंट जब हुआ, बैक्टीरियोफेज के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, बैक्टीरियोफेज को इंट्रोड्यूस कराया बैक्टीरिया में, ई कोलाई बैक्टीरिया में, तब जाकर बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ, पूरी दुनिया ने एकदम कंफर्म कर लिया कि नहीं, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। इवन देन एवेरी एंड इनके कोवर्कर्स मैककॉर्टी और मैकलियोड के साथ ये बात कंफर्म हुई, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल प्रूफ हुआ कि दैट ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल या ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट क्या है, तो डीएनए है। ये दो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने साथ में डिस्कस किया। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम हर्से और चेस के एक्सपेरिमेंट को कंफर्म करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और अपनी पढ़ाई चालू रखेंगे। एक बात याद रखना कि नीट एग्जामिनेशन में ये 4 एक्सपेरिमेंट्स हैं, 2 यहां हैं, हर्से चेस का है, इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट, तो इसमें से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।